आपके पूर्वांचल से ही है, पुराने परिचित होंगे। आपको काहे इतनी चिड़ है कि पूर्वांचल ऐसे है तो नहीं, मुझे पूर्वांचल चिड़ नहीं, अतिरिक्त प्रेम है। केसकर गांधी जी से कभी मिले आप? भाई इस प्रकार की स्थिति आनी नीचे, उनकी पार्टी उनको नहीं पहुंचती तो यहाँ पीछे क्या पूछेगा। अच्छा, प्रियंका जी से कभी मुलाकात है? नहीं, किस बात के लिए मुलाकात होगी? सार्वजनिक जीवन में कभी? कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, तो नारा दिया उन्होंने, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% टिकट लड़कियों को देंगे। ये बात है, उनको टिकट उतने टिकटार्थी मिले तो। अच्छा, मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं 10 बरस पहले, उनको लेकर फुल ऑन बेइज्जती। नजर आ रही। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आतिफ इकबाल है। अगर आप इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरा चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से भरा हुआ है। स्पेशली जो मुझे लगता है जो बेस्ट चीज़ है वो रिएक्शन, फिर आपका ओमेगल सीरीज़ जहाँ पे मैं लाइव जाके लोगों से बातें करता हूँ और उसे मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग है, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स को लेके हो, या चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके हो इंडिया की। जाके देखना, बहुत मज़ा आएगा। तीसरा है लाइव सेशन। मेरे लाइव में इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं कि कहीं मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट माय लाइव डिबेट। बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं। एनीवे, चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। इस वीडियो को मैंने जब देखा मुझे लगा कि मुझे इस पे रिएक्शन बनाना है। आई हैव टू मेक रिएक्शन ऑन दिस। क्यों? क्योंकि तो ललन टॉप, सौरभ द्विवेदी, आई लाइक इट, और योगी आदित्यनाथ, और स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने टीजर में, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने इस वीडियो को देखा नहीं, मैंने कहा मैं देखूंगा और इस पर रिएक्शन बनाऊंगा बिकॉज आई एम लविंग दिस वन। तो चलो चल के फिर देखते हैं रिएक्शन, और आप भी मेरे साथ देखो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाके लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और अपना फीडबैक देना। अगर आप 1000 लोग देखोगे तो कम से कम 1000 लाइक कर देना, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे वीडियो की रीच बढ़ेगी और काफ़ी लोग कनेक्ट होंगे मेरे चैनल से। ठीक है, मैं सिर्फ रिएक्शन नहीं देता, और भी चीज़ें मैं अपने चैनल पे करता हूँ। वो मेरा काम, आप मेरे चैनल पे जाके बस एक बार देखो, नहीं अच्छा लगे आप मेरे चैनल से चले जाना। चलो पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वीडियो। इस वीडियो के बाद मैं 3-4 घंटे के ब्रेक के बाद मैं एक ओमेगल सीरीज़ डालूंगा, बहुत मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है, वो जाके देखना आप। चलो पे स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना। हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, योगी आदित्यनाथ देवबंद से भी पर्चा भर सकते हैं। कई लोग जिनको रेगुलर जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है उनको जेल में न्याय दे दिया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री जी जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे। ये घटना होती है लखीमपुर खीरी में। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगते हैं और खबर ये चलती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चाहते थे डे 1 से की सख्त कार्रवाई हो, लेकिन दिल्ली ने हाथ बांध रखे थे। लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी इससे ज्यादा तो मुलायम सिंह यादव जी के घर चले गए, जितना केशव मौर्य जी के यहाँ नहीं गए। और हिंदू युवा वाहिनी, उसको लेकर भी बहुत सवाल। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी उस समय की परिस्थितियों में हम लोगों ने बनाया था। एक सवाल जिसपे सारे के सारे 75 जिलों के नौजवानों ने घेर के रखा लल्लन टॉप को, वो है रोजगार। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं। ये दुनिया का फिल्म सिटी बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा भाई। आपने तो कह ही दिया चुनाव के बाद फिल्म देखेंगे आप बैठ के। कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा मैं। टफ क्वेश्चन, डैम, आई एम लविंग इट। आई होप कि बहुत मजा आए देखने में। जमघट, लेट्स डू लल्लन दिस। टॉप का सियासी मंच, सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सवाल। पर इन सवालों के बीच एक आहट भी है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की, कोविड के बढ़ने की। इसलिए लल्लन टॉप ने यह तय किया कि जमघट का जो पूर्व निर्धारित काजू कतली में इंडिया से लेके आया था, प्रदेश भर के नौजवानों का जमघट लगता और सब नेताओं से सवाल पूछे जाते, उसमें हमने परिवर्तन किया। आपके हिस्से के सवाल हमने ऑनलाइन मंगवाए और अब जवाब पाने की बारी है। जमघट के इस पहले सत्र में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या बात है जी, धन्यवाद।
समय बड़ा कम है, 2 महीने बचे हैं, 10 मार्च को नतीजा आना है, तो इधर उधर की बात नहीं करते हैं। भूमिकाओं का वक्त बीत गया, रणधीरी बन चुकी है। क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? Damn. न दैन्यम न पलायनम। जी, हमने कभी नहीं कहा कि नहीं लड़ेंगे। पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे। ये पार्टी जहां से कहेगी, ये किसी भी अनुशासित कार्यकर्ता का जवाब होगा। अब मैं उन जवाबों को टटोलता हूं जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहे हैं। गोरखपुर गए, राधा रमन अग्रवाल हदस्याए हुए थे, कह रहे थे हमको लग रहा है हमारा टिकट कट जाएगा। कैमरा बंद हुआ और वहां से हो गए। उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आएंगे। अयोध्या गए तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी वाले ऐसे फुसफुसाहट के स्वर में पूछ रहे थे, महाराज जी यहाँ आ रहे हैं क्या? दावेदार भी पूछ रहे थे कि भैया वो आ जाएंगे तो हमारी दावेदारी। मथुरा में, और चौथा जो विकल्प आया, कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, योगी आदित्यनाथ देवबंद से भी पर्चा भर सकते हैं। ये कहां से शुरू होती है अटकलें? देखिए, 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा मैंने किया है, जी, तो स्वाभाविक रूप से 403 विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी आएगी। लेकिन अंततः पार्टी को ही तय करना है। आपकी व्यक्तिगत इच्छा? देखिए, मेरी व्यक्तिगत इच्छा, जब व्यक्ति अकेले होता है तो व्यक्तिगत इच्छा रखता है। जी, जब परिवार का सदस्य होता है तो परिवार की इच्छा का सम्मान करता है। ये आप बार बार मुख्यमंत्री जी 403 का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कुछ सीटें ऐसी थी जहां 2017 की बीजेपी की प्रचंड लहर में भी पार्टी नहीं जीत पाई, और आपने उसको एक असाइनमेंट की तरह लिया, वहां पर जाकर रैलियां की। वहां का क्या अनुभव रहा? क्योंकि मैंने कई ऐसी रैलियों के भाषण भी सुने फिर बाद में। बहुत अच्छे परिणाम वहां पे आएंगे। ये मान के चलिए कि लगभग 80 ऐसी सीटें थी जी, जिन पे 2017 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। हम उन सभी सीटों पर भी इस बार विजय की दिशा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि लगभग उसमें 65 से 70% सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। 65 से 70%। आपका नारा है जो इश्तिहारों से पटे हुए हैं अखबार और सब जगह, फर्क साफ है, और उसके साथ आपके कार्यकाल की उपलब्धियां और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है, और उसकी तुलना लार्जली की गई है समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों से। फिर वो जिनको सोशल मीडिया की भाषा में जुमले कहते हैं, उपयोगी, मोदी योगी की जोड़ी। और यह भी कहा गया कि जब अमित शाह ने आकर यहाँ ऐलान कर दिया तो वो धुंध भी छट गई कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर या चेहरे को लेकर जो कुहासा था। क्या संवाद हुआ था लखनऊ और दिल्ली के बीच इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक उसमें सुगबुगाहट तो हमेशा होती है, फिर राजनीति कैसी जगह सुगबुगाहट ना हो तो। बीजेपी में ना पहले विवाद था ना आगे विवाद है। यह परिवारवादी पार्टी भी नहीं, वंशवादी पार्टी भी नहीं, जातिवादी पार्टी भी नहीं। बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। एक दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के अपने लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। जी, चुनाव के पहले जो कहा था 5 वर्ष में वो करके दिखाया। इस समय फिर जो कहेंगे उसको अगले कार्यकाल में करके दिखाएंगे। आपने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। आपकी पार्टी के नेताओं के कुछ सार्वजनिक मंतव्य हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। आपकी पार्टी में एक नए नवेले नेता आए हैं, गुजरात के नौकरशाह थे अरविंद शर्मा। पिछले दिनों मऊ में एक रैली हो रही थी, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद मंच से नारा लगवा रहे थे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कैसे हों, अरविंद शर्मा जैसे हों, और अरविंद शर्मा उनकी पीठ थपथपा रहे थे। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? इस तरह की भी बड़ी खबरें चलती हैं कि अरविंद शर्मा को जिस तरह से पैराशूट ढंग से यहाँ भेजा गया, उन्होंने रैलियां की, तो आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, मैं किसी को नापसंद करने वाला कौन होता हूं? तो आप अरविंद शर्मा, जिस कार्यकर्ता की मेहनत से पार्टी को प्लस होगा, मैं उसका हर एक का स्वागत करूंगा, चाहे वो अरविंद शर्मा हो या फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा, या फिर केशव प्रसाद मौर्य, चाहे केशव मौर्य हो
या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य जी के साथ आपकी रार को लेकर बड़ी खबरें चलती हैं। लखनऊ के पत्रकार, चौराहे के चाणक्य, लोग ये भी कहते हैं कि इतना तो योगी जी, इससे ज्यादा तो मुलायम सिंह यादव जी के घर चले गए, जितना केशव मौर्य जी क्या नहीं गए, और गए भी तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह रहा। देखिए, जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया, तो उनको कुछ तो मसाला चाहिए, वो इस तरह खबरें चलाते हैं। उनको इस मसाले से भी आप वंचित कर देंगे तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। इसलिए कुछ उनके खाने कमाने के चटकारे चलने चाहिए, और हम भी इसका मजा लेते हैं। अच्छा, आप तक भी खबरें पहुंचती नहीं है? हम भी इसका मजा लेते हैं। तो कभी आपकी केशव मौर्य जी से इस पे बात हुई कि भाई ये लोग ये सब बातें करते रहते हैं? भाई, हम लोग तो हमेशा कैबिनेट में मिलते हैं, कोर कमेटी में मिलते हैं, हमारा हर 2 से 3 दिन मिलन होता है, तो इसमें मिलन का मिलने न मिलने का कहाँ प्रश्न होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, मेरी रिसर्च टीम ने जब इस इंटरव्यू की तैयारी की तो एक स्पष्ट विभाजन दिख रहा था सांसद योगी आदित्यनाथ के बयानों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में। जब हम सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान देखते हैं तो उसमें वो यूपी के सामाजिक ढांचे पर टिप्पणियां करते हैं, बाबर की औलाद, बजरंगबली, या जो चुनावी मोड में जब मुख्यमंत्री होते हैं, परंपरा, धर्म परिवर्तन, योग, हाफिज सईद, ये सब पे बात करते हैं। कई लोग कहते हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा सा टोन डाउन कर लिया है, ऐसा है क्या? आपको लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आक्रामकता में बदलाव को लेकर। मैं 2017 के पहले जो था वही आज भी हूँ। अच्छा, पहले सांसद था, आज मुख्यमंत्री हूँ। पहले धर्म परिवर्तन पर कंट्रोल करने की बात करता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए एक्ट बनाता हूँ जी। इससे पहले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को पिछली सरकार वापस लेती थी तो उसके लिए खिलाफ आंदोलन करता था। आज एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए उसको क्रियान्वित करता हूं। तो जो पहले था, जो पहले बोलता था, आज वो कर रहा हूं। तो अब फर्क आपको कहां पे नजर आता है? हाँ, फर्क एक जगह जरूर नजर आता होगा, 2017 के पहले, 2017 के बाद। लेकिन मेरी कार्य पद्धति पहले सैद्धांतिक थी तो मैं सैद्धांतिक रूप से बोलता था, 2017 के बाद व्यवहारिक हुई तो उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारता हूं। कई लोग ये भी कहते हैं कि पहले योगी जी से सवाल पूछे थे तो वो गुस्सा जाते थे, अब मुस्कुरा के जवाब देते हैं, बदलाव तो है। पहले भी मैं जो मुझसे जो पूछते थे वही मैं पहले बोलता था, वही आज भी बोल रहा हूं। ये बताइए कि आप तो मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई विधायकों की मुस्कान हिली हुई है। ये स्टेट गेस्ट हाउस से लेके और उनके सहयोगियों से कमरे भरे पड़े हैं, फलाने नेता के घर, ढिकाने नेता के घर। दुखी लगी है कि टिकट कट जाएगा, क्या गणासा चलेगा एक बड़ी संख्या पे? देखिए, पार्टी का संसदीय बोर्ड इन चीजों को तय करेगा। जनपद से, क्षेत्र से, प्रदेश से जो नाम आएंगे, व्यापक स्क्रीनिंग के बाद जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा उन सबको टिकट मिलेगा। जिनकी रिपोर्ट कार्ड में थोड़ी गड़बड़ी होगी उनसे संवाद बनाया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि कम से कम 100 टिकट कटेंगे, क्योंकि जो हमने फील्ड में देखा, लल्लन टॉप ने 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। क्या हाल है यूपी यात्रा में? आपके कई विधायकों को लेकर बहुत नाराजगी है लोगों के मन में, और ये जाहिर सी बात है, ये खबरें आप तक भी पहुंचती होंगी, संगठन तक भी पहुंचती ही होंगी। हाँ, मैंने कहा ना, जो भी चीजें होंगी ये पार्टी में व्यापक विचार विमर्श के बाद ही कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जी, ये तो विधायकों की बात हो गई। अधिकारियों को लेकर भी बड़ी बात होती है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दिया है। 4 अधिकारियों के नाम हैं, अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, अमिताभ यश और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। कि साहब, ये भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी होता है जी, वह न भाजपा का होता है, न सपा का होता है, न बसपा का होता है, न कांग्रेस का होता है। वो अपनी आधिकारिक मानसिकता के साथ काम करता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यही भूल करती है। आखिर अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करे। अभी तो इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई।
अभी तो केवल एक सामान्य तिथियों की घोषणा हुई है। ठीक बात। इसकी औपचारिकता 14 जनवरी से शुरू होगा जी। और तब अगर किसी अधिकारी पर कहीं भेदभाव करने और अन्य उसकी व्यवस्था, ये चारों का अधिकारी डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था के साथ नहीं जुड़े हैं। हाँ, उन लोगों ने अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम किया होगा जी। लेकिन इलेक्शन की व्यवस्था के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। इलेक्शन की व्यवस्था में जिलाधिकारी जुड़ते हैं, पुलिस अधीक्षक जुड़ते हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जुड़ते हैं। शेष अधिकारी की भूमिका डायरेक्ट तो नहीं होती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस होम की इनडायरेक्ट भूमिका तो सबकी होगी जी। देखिए, इतनी व्यवस्था होगी तो हर विभाग का कोई ना कोई कर्मी जाएगा, कोई वहां पोलिंग बूथ पे जाएगा, कोई काउंटिंग पे जाएगा, कोई अन्य व्यवस्था के साथ जुड़ेगा जी। लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है ना। मतदाता सूची की पुनरीक्षण की कार्रवाई जिलाधिकारी के स्तर पर होनी है और जिलाधिकारी के अंदर भी पास भी एक टीम होती है, वो टीम करती है। बिल्कुल। तो उसमें इन लोगों की एक तो मानसिकता सामने आती है, दूसरा राज्य के प्रति इनकी भावनाएं क्या हैं ये भी सामने आ जाता है। इसलिए ये आपके जो कोर टीम के लोग हैं उनको वो तो टारगेट करना चाहिए और अच्छा है, कम से कम उनको इसी बहाने नाम तो याद है। नाम आपको भी खूब याद रहते हैं। एक भाषणों का जिक्र हो रहा था जो हमें प्रदेश में जिस एक चीज पे सबसे ज्यादा हीटेड डिबेट दिखी और लड़कियों के बीच में आपके प्रति रुझान दिखा, कई लड़कियों ने ऐसी बातचीत में कहा, ऑन कैमरा कहा, वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप भी सबसे ज्यादा इसी पर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि कानून की व्यवस्था। आप अपने भाषण में एक शब्द बंद इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, है ना। और जब इस पे मीडिया में सवाल पूछे तो आप बोलते क्या समस्या है, बिल्कुल, है ना, अपराधियों के बारे में। प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश थे डे 1 से, और इसको लेके आप बड़े अपफ्रंट हैं, अपॉलोजेटिक नहीं है, दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं हाँ ये कहा है, ऐसा ही होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल। आज अगर बेटी भयमुक्त होकर के प्रदेश के अंदर जी सकती है जी, घर के बाहर निकल सकती है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। बिल्कुल। और इसको इम्प्लीमेंट ईमानदारी के साथ जिन अधिकारियों ने किया था जी, उन अधिकारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कंप्लेंट करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इन अधिकारियों के रहते कोई अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा। ठीक बात है। इन अधिकारियों के रहते कोई एंटी नेशनल एलिमेंट उत्तर प्रदेश में घुस करके राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा जी, और समाजवादी पार्टी की संवेदना माफिया और अपराधियों के प्रति है, उसकी संवेदना उन आतंकवादियों की प्रति है जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं जी, उनके प्रति है, जो संकट मोचन मंदिर पर हमला करते हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है, जो प्रदेश की न्यायपालिका पर हमला करते हैं, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ आतंकियों के मुकदमों को जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था, उनके प्रति उनकी संवेदना है। तो स्वाभाविक रूप से तो ये तो जब संवेदना का स्तर एंटी सोशल और एंटी नेशनल हो जाएगा तो फिर बेटियां, व्यापारी और प्रदेश का आम नागरिक उस परिधि के बाहर होगा और समाजवादी पार्टी की परिधि के बाहर ही सब है, क्योंकि उनकी संवेदना का स्तर दूसरा है, इसलिए उन अधिकारियों को टारगेट करना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, इनमें एक बात लोगों ने और जोड़ी कि एक बोले योगी आदित्यनाथ सरकार में एक नया मॉड्यूल डेवलप हो गया है। कई लोग जिनको रेगुलर जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है उनको जेल में न्याय दे दिया जाता है। कहा गया कि मुन्ना बजरंगी को जिस तरह से जेल में मारा गया वो न्याय देने का एक तरीका था। चित्रकूट की जेल में मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पे जिस तरह से फायरिंग हुई वो भी न्याय देने का एक तरीका था। आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, उसके लिए ये मामला सब झूठी सभी है जी,
उसके लिए एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट पूरी आने दीजिए। और मुझे लगता है अगर पब्लिक को जैसे भी राहत मिले उसको राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, लेकिन यही सरकार, यही मुख्यमंत्री और इनके स्पष्ट तेवर, इन पे सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की, अतीक अहमद पे कार्रवाई की, सब पे, लेकिन ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई नहीं की। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको यूपी पुलिस नहीं खोज पा रही है। ऐसा कह के आपके विरोधी इल्जाम लगाते हैं आप पर कि पक्षपातवाद है, सब पर समान दृष्टि से कठोर कार्रवाई नहीं है। देखिए, धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हमारी ही पुलिस ने की थी और जौनपुर में गिरफ्तार हमारी पुलिस ने किया था जी। हाँ, न्यायालय से बाद में अपनी जमानत करा के आए। लेकिन यह कहना कार्रवाई नहीं की गलत है। जो कानून के नजरिए में अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रह करके कानून का सम्मान कर रहा है, बेवजह उसको नहीं छेड़ा गया। ये कोई भी रहा हो, लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो उसको फिर बख्शा भी नहीं गया। अभी मैंने अतीक अहमद का जिक्र किया, खबरें छपी थी कि वो देवरिया की जेल में बंद थे, इसी लखनऊ से जहां हम और आप हैं। एक कारोबारी को लेके जाया गया, उसके साथ मारपीट हुई, और ये भी कहा जाता है कि अतीक अहमद को थोड़ी सी लॉन्ग रोप दी जाती क्योंकि हो सकता है कि उनको कानपुर कैंट से या कहीं से चुनाव भी लड़वाया जाए। इस तरह की खबरें कहाँ से आती हैं? ये जो इनके हमदर्द हैं जी, उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इन्हें सांसद विधायक चुन करके भेजते हैं कि मुख्तार अंसारी को कौन, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है, जो 2 सालों तक उसको मेहमानबाजी उसकी पंजाब में करते रहे। इसके बाद मुख्तार अंसारी को जो है सपा ने भी और बसपा ने भी समय समय पर विधानसभा भेजने का कार्य किया जी। अतीक को भी इन सब ने भेजा है, आजम खान को भी ये सब लोग भेजते रहे। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, ज्यादा अच्छे ढंग से लोग उसकी व्याख्या कर पाएंगे। कई दिल्ली में इस तरह की मीटिंग्स होती हैं सरकारी, केंद्र सरकार की, जिसमें सब राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब तो आपकी पार्टी के साझेदार हो गए हैं। आपने उनसे पूछा नहीं कि ये मुख्तार अंसारी को लेके इतना प्रेम क्यों, मतलब ऐसा क्या है पटियाला जेल के? कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उस समय कांग्रेस नेतृत्व का दबाव था जी। और कांग्रेस में कोई तो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो पंजाब के अंदर हुआ है जी, कितना बेशर्मी पूर्ण और कितना शर्मनाक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री का आया है चरणजीत सिंह चन्नी का, कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ किया था। अब ये तो अस्तर है कांग्रेस का, तो इसलिए कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी, इसकी फितरत बन चुकी है संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। एक आपका और बयान, हम चूंकि बयानों का ही जिक्र कर रहे थे, ठोक दो के बाद बड़ी चर्चा हुई उसकी। पूर्वांचल में एक रैली थी, आप राशन की बात कर रहे थे, ठोक दो। आपने फिर से एक पदबंध इस्तेमाल किया, अब्बा जान। किसकी तरफ संकेत था आपका? देखिए, मेरा उनके प्रति था जो लोग गरीबों का राशन हड़प जाते थे। अब्बाजान शब्द संसदीय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने तो विधानसभा में, विधान परिषद में ही पूछा था समाजवादी पार्टी के नेताओं से, जी, आखिर आप इतना क्यों चिढ़ जा रहे हैं अब्बाजान शब्द से? मैंने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं विधान परिषद में, उनसे मैंने पूछा जी, मैंने कहा क्या अब्बाजान कोई असंसदीय शब्द है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब असंसदीय नहीं तो फिर आपकी पार्टी क्यों इससे चिढ़ रही है? यानी उनको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बाजान से परहेज, ये तो दोहरा चरित्र हो गया था आपकी पार्टी का। उन्होंने कहा नहीं, इनको ये लगता है कि चूंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का ज्यादा तुष्टीकरण करती थी, इसलिए हो सकता अब्बाजान समाजवादी पार्टी के लिए उपयोग किया गया हो, इसलिए चिढ़ रहे। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है। अच्छा, विधान परिषद का आप जिक्र कर रहे हैं, फरवरी में ही
सत्र था तो आप नाराज होकर ये भी बोले कि पेट दर्द ठीक कर दूंगा तुम लोगों का। नहीं, मैंने एक विशेष नहीं कहा था अभी, अगर आप बहुत उत्तेजना, क्योंकि कुछ सदस्य थे जो अपनी बाह बहुत तेजी के साथ ऊपर कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा नहीं मुझे दर्द हो रहा है। इस दर्द का उपचार करने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं, तो उसका उपचार तो हमारे पास है ही। मुख्यमंत्री जी, जब आपके इस तरह के बयान आते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो आपकी एक पुरानी क्लिप चलाते हैं। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे, वो प्रसंग आपको ध्यान आता है? क्या थी परिस्थितियां? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या, पूरे राज्य में ही दंगे होते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल गोरखपुर में एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं, तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़की को तो सुरक्षित कर लेता है, लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई, और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गूंथ करके उसकी हत्या की गई। अग्रहरी नाम का लड़का था। सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। ओह शिट! इतनी बेरहमी के साथ इन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे, और जिन व्यापारियों ने एप्लीकेशन दिया उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये कानून व्यवस्था की वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय। न राह चलते हुए बेटियां सुरक्षित थी, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे, न व्यापारी सुरक्षित था, और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता था, उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे? उसके बाद फिर जब यद्यपि मैं वहां था नहीं, मैं कुशीनगर से जब वापस आ रहा था जी, तो भाई मुझे तो गोरखपुर ही आना था, तो इन्होंने मुझे रोका, फिर पहले जेल भेजा, 107-16 में भेजा। 107-16 में जब इन्होंने मुझे जेल भेजा तो न्यायालय ने उसको क्वेश किया, फिर इन्होंने बैक डेट भी मेरे खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज किए। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी, आप उस व्यापारी के बेटे का जिक्र कर रहे थे और किस तरीके से पुलिस ने शव नहीं दिया। ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। बिल्कुल बिल्कुल, टफ क्वेश्चन। आपको मालूम है कि इस मामले में कितनी शरारतपूर्ण कार्रवाई होती है कि 100 को पहले तो आने नहीं दिया जाता है, 100 को छीनने का प्रयास होता है। दिल्ली में 3 घंटे तक 100 को रोका जाता है, फिर दिल्ली से हाथरस पहुंचने में 3 घंटे का रास्ता है और 12 घंटे लगे आने में, और उस 100 के आड़ पर अगले दिन प्रदेश में राम जन्मभूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले का फैसला आने वाला था जी। इसके नाम पे हाई अलर्ट था जी। और उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे कार्रवाई की होगी, और जो भी कार्रवाई की पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया था, अकेले नहीं किया। ऐसा नहीं कि डेड बॉडी के साथ लड़की के पिता और भाई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे, परिवार के लोगों की सुपुर्दगी में बॉडी थी, और उसके बाद सारी कार्रवाई संपन्न हुई। ये सारी कार्रवाई उसको इशू बनाया गया जी। मामला चल रहा है, आज तक तो कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया। सीबीआई जांच कर रही है, जो दोषी है कार्रवाई करे ना, उसमें जो दोषियों का उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्यों उसको बख्शा जा रहा है? लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपनी साफ बयानी के लिए मशहूर हैं,
अगर इस तरह की चीजें थी, जैसा आपने कहा अंदेशा था, तो प्रदेश की जनता को बताया जाता ताकि उनको आपके फैसले का ये तथ्य सब समझ चीजें में हमने आए। बताई थी। जी। देखिए, सच को बोलने ही नहीं, सच को दिखाने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और उस हिम्मत के साथ उसको दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन आपने पुलिस कप्तान को फिर वहां से हटाया। पुलिस कप्तान को उससे पहले हटाया था हमने। और जिस मुद्दे पर हमने हटाया था, जिस मुद्दे पर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं, पुलिस कप्तान के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की थी। हमने कार्रवाई इंस्पेक्टर के खिलाफ भी की थी, डिप्टी एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, और लोकल उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी जिन लोगों ने समय से इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया था। इसी तरह के और मामले जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, तो एक तरफ तो उपलब्धियां आती हैं, दूसरी तरफ कुछ प्रसंग आते हैं। आप गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर में कानपुर का कारोबारी मनीष गुप्ता जाता है, किस तरह से मृत्यु होती है, किस तरह से शुरुआती बयान आते हैं, वीडियो आता है डीएमएसपी का जिसमें वो महिला को समझा रहे हैं कि मत पढ़िए। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। इससे आपकी छवि पे, देखिए, इसमें छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया था जी। 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। सीबीआई को मामला हमने दिया था। पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी जी। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी चीज को वो कर दिया हो। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। हाथरस हो या गोरखपुर की घटना, इन सभी मामलों में प्रभावी कार्रवाई भी की है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको जीरो टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, फिर हम दूसरे विषयों पर आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, कभी देर से कभी वो, लेकिन कार्रवाई हुई। कार्रवाई समय पे हुई, कोई देर नहीं हुई। अच्छा, कोई देर नहीं हुई है। हाँ। उन सभी पुलिस कर्मियों को जेल हमारी सरकार ने भेजा है। जी। जिन लोगों ने I love सौरभ द्विवेदी। गलती के लिए अगर कोई अपराध किया है, कहीं पे किसी घटना में अपराध किया तो उसको कार्रवाई हमारी सरकार ने किया, समय पे किया है। अलग विषय है कि जिस सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी, उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था, बाकी इसको कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। ये आपका दावा है। ऐसी एक घटना होती है लखीमपुर खीरी में। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगते हैं। उस हिंसा में 3 भाजपा कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं, किसान कुचले जाते हैं, ड्राइवर की भी हत्या होती है। सब सामने आता है प्रसंग। देश के सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि क्या 302 और 307 के मुजरिमों से इतनी ही सदाशयता से पुलिस पेश आती है। और खबर ये चलती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चाहते थे डे 1 से कि सख्त कार्रवाई हो, लेकिन दिल्ली ने हाथ बांध रखे थे। देखिए, राज्य की कानून व्यवस्था राज्य के पास होती है, कहीं और नहीं होती है। कार्रवाई हम लोगों ने शुरू दिन ही कर दी थी। पहले दिन देखिए घटना हुई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना को लेकर के बिना किसी घटना की सच्चाई जाने जब उसमें राजनीति होने लगती है और भावनाओं को भड़का करके वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की जाती है, सरकार का दायित्व तो पहले होता है हम वर्ग संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करें। हम लोगों ने घटना जितनी बड़ी थी उसको वहीं पे टैकल किया, उसको रोका और पूरी घटना को बढ़ने नहीं दिया। 2 समुदाय जो आमने सामने आते उसको पहले रोका। फिर इस मामले में जो 4 सिख युवक मारे गए थे उनको पोस्टमार्टम को लेकर परेशानी थी। हमने कहा आप जिस एक्सपर्ट से कहें आप उनको बुला दीजिए। हम भी उस प्रकार का अपने एक्सपर्ट बुलाते। उन्होंने कहा साहब एसजीपीजीआई केजीएमयू का एक्सपर्ट है। हमने कहा हमने स्पेशल डॉक्टर है, हमने यहाँ से एम्स से भी उन्होंने मांगा, हमने वहां से बुला दिया। बिल्कुल, हमने उनके सामने दोबारा पोस्टमार्टम करवाया। हमने कहा लो भाई ये सच्चाई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होने, उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई करने और स्थिति को पहले नियंत्रित किया गया, भीड़ को वापस डिस्पर्स किया गया। फिर व्यवस्थित तरीके से पूरी घटना की तह में गए और फिर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती थी
वही कार्रवाई की, उसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया, एसआईटी बनाया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये उचित, ये इससे भी अच्छा बनना चाहिए। हमने कहा आप स्वयं बना लीजिए, उन्होंने स्वयं बनाया। जो नियमानुसार कार्रवाई थी उस कार्रवाई के बाहर तो कोई भी नहीं जा पाया, वही उसी चीज को लेकर के लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे कहां से किसी के बचाव की बात आती है और कहां पर किसी के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात आती है। आप एक बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, खासतौर पर दो समुदाय और हम सब लोग, क्योंकि पत्रकार से इतर हम नागरिक भी हैं और चाहते हैं कि प्रदेश और देश शांत रहे। तब लोगों ने एक बात और कही कि भाई इस बार योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट दुरुस्त रहा। जिस तरह से राकेश टिकैत को आने दिया गया, बाकी जो नेता आ रहे थे उनको अलग अलग जगह रोका गया, राकेश टिकैत को क्लियरेंस की भाई जाओ बात करो। आपने जिन अभी नेताजी का जिक्र हो रहा है, जिन अधिकारी का जिक्र हो रहा था, एसपी के प्रतिवेदन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वो भी पहुंचे और क्राइसिस मैनेज हो गई। देखिए, हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को एक दिन पहले ही वहां भेज दिया था, क्योंकि एडीजी जॉन छुट्टी पे थे जी, तो इसलिए एक एडीजी स्तर का अधिकारी वहां जाए तो आईजी रेंज के अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पहुंचे। उनको मैंने स्पेशल उससे वहां भेजा था कि भाई आप वहां जाइए, इन चीजों को देख करके एक बार पूरी स्थिति का करिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरे उसको नियंत्रित किया गया। हम लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को, उसी पे नहीं, हर एक घटना को गंभीरता से लिया जाता और गंभीरता से लेकर के फिर सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और व्यवस्थित तरीके से इसको आगे बढ़ाने का कार्य। उसमें कोई किसी को न संदेह की गुंजाइश पहले थी ना आज किसी को होनी चाहिए। राकेश टिकैत से आपने बात की थी? मुझे लगता है तो आपके लिए एक मुद्दा है कि राकेश टिकैत बीजेपी का समर्थन कर रहा है। क्योंकि मैं उन दिनों उसके आसपास के इलाकों में दौरा कर रहा था तो पता चला कि हर जगह डीएम और एसपी ने ये सुनिश्चित किया कि जब राकेश टिकैत का काफिला आए तो उसको क्लियर पैसेज मिले, ऐसा लखनऊ से निर्देश था। तो ये संवाद दिल्ली से हुआ था उनसे या स्वयं मुख्यमंत्री जी ने? मुझे लगता है आपके पास ज्यादा अच्छी खबर होगी। अच्छा जी, आपके भाषणों के जिक्र में हम ठोक दो पे आए, अब्बाजान पे आए, लॉ एंड ऑर्डर पे आए। योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा के मथुरा का जिक्र करते हैं। अयोध्या में भव्य तरीके से श्री राम जन्मभूमि में निर्माण कार्य चल रहा है। मैं खुद अपने दौरे के दौरान देख के आया, रामलला जहां विराजमान है और जहां निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि मुझे एक फिक्र हुई कि जितने अयोध्या में बंदर हैं, अयोध्या और फैजाबाद में, तो जब राम जन्मभूमि पूरी बन जाएगी तो बंदरों की समस्या क्या किया जाएगा, ये एक मसला है। इसका भी समाधान होगा। समाधान होगा। काशी कॉरिडोर भी मैं देख के आया, अभी थोड़ा सा वो गंगा जी की तरफ वाला काम बचा है और वहां पे भी भव्य निर्माण हो रहा है। फिर मथुरा, और एक पुराना नारा 80 के दशक का कि अयोध्या, काशी, मथुरा इनकी मुक्ति। फिर 6 दिसंबर 92 के बाद का नारा, और इन सब नारों की शुरुआत अगर मैं बिल्कुल 1949 में चला जाऊं तो आपके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी की पूरी वो योजना, और फिर 22 दिसंबर 1949 जब मूर्तियां प्रकट होती हैं। क्या है मथुरा को लेकर प्लान? मथुरा का प्लान वही है जो आपके मन में है। क्या मथुरा में भी उसी तरह से बड़ा निर्माण होगा जैसा अयोध्या और काशी में हो रहा है? वहां ऑलरेडी निर्माण कार्य चल रहा है हमारा जी। आप ब्रज विकास परिषद के तहत होने वाले काम, तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सारे कार्य हमारे चल रहे हैं और ब्रज भूमि एक नए तीर्थ के रूप में फिर से देश और दुनिया के सामने छा रही है। कई राजनीतिक टिप्पणीकार, उनका काम होता है कि हर राजनीतिक फैसले की महीन परतें टटोलें। उन्होंने कहा बीजेपी थोड़ा लंबा देख रही है। तो हमने पूछा कैसे लंबा? बोले देखिए है क्या कि आराध्य तो सबके होते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक समूहों के साथ उनकी आइडेंटिटी भी जुड़ी होती है। जैसे मौर्य समाज चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत देखता है, सरदार पटेल पूरे देश के नायक हैं, लेकिन पटेल समाज उनको पोस्टरों पे लेके आया। कहा गया कि मथुरा को साध के बीजेपी यादव समाज को भी ये संदेश देना चाह रही है कि हम आपकी फिक्र कर रहे हैं, वो नहीं जो आपके नाम की राजनीति कर रहे हैं। उन राजनीतिक टिप्पणीकारों के ऑब्जर्वेशन में वजन है। देखिए, भगवान कृष्ण हम सब के आराध्य हैं जी। राजनीति की संकीर्ण जातिवादी मानसिकता आराध्य देवों के ऊपर नहीं आने देनी चाहिए। सबके पूज्य हैं, और लेकिन हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर उन सभी स्थलों को दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करना, ये हमारा दायित्व बनता है।
हम वह कार्य कर रहे हैं। हमने तो विंध्यवासिनी धाम में भी कर रहे हैं हम लोग काम, हम तो नेमिस में भी कार्य कर रहे हैं जी। हम तो बुद्धा सर्किट पे भी काम कर रहे हैं। तो क्या इसलिए कि वह किसी जाति विशेष से जुड़े हुए हैं? देवी देवता किसी जाति विशेष से नहीं जुड़े होते हैं। लोग पूज्य हैं, आम जनमानस की आस्था उनके प्रति होती है। ये संकीर्ण सोच, जातिवादी सोच, यह राजनीति की हो सकती है, उस विराटता का पार्ट नहीं होता है। राजनीति की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपके विपक्षी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, अखिलेश यादव, ललन टॉप है, यहाँ तो खुल के नाम लिया जाता है, कहते हैं कैंची जीवी, और इल्जाम लगाते हैं कि ये जो स्टेडियम है जिसका नाम आपकी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी के नाम पे, वो उनका बनाया है। एक्सप्रेस वे को लेकर भी इस तरह के ही दावे करते हैं कि टेक्निकल पेच अड़ाया, 2016 की बिड कैंसिल की, नए सिरे से बिड लाए और उनके काम को अपना काम बता दिया। वो एम्बुलेंस सेवा, पुलिस की सेवा, इन सब का भी नाम बदल दिया। इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। देखिए, संभवतः वो भूल गए हैं कि उनको किसी ने संभवतः लिख के ये नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। ये पूछना चाहिए कभी जी। दूसरा, देखिए, सरकार सरकार होती है जी। समय से निर्णय लेकर के समय पे उन कार्य योजनाओं को लागू करना और समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ा देना, ये सरकार की कार्य पद्धति को प्रदर्शित करने वाली सरकार की कार्य प्रणाली होनी चाहिए। जी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास या तो किया तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। जैसे गोमती रिवर फ्रंट, जी। कुल योजना बनी थी 167 करोड़ की, जी। और जब हम लोग आए थे तब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन परियोजना अधूरी थी। ठीक। ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। जी। ऐसे ही अन्य तमाम प्रोजेक्ट थे। सवाल ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आपने चर्चा की है। जी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिसंबर 2016 में से अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था। जी। लेकिन जब मई 2017 में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैं हर विभाग की समीक्षा कर रहा था, तो उस समय मैंने इसकी भी समीक्षा की। जी। तो मैंने इसके बारे में पूछा कि आखिर क्यों ये कार्य पूरा नहीं हो पाया, कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ है। जी। तो मुझे बताया कि साहब इसमें लैंड ही नहीं है। देखिए, बड़े प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास कम से कम 80% लैंड नहीं होगी तब तक आप कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। ठीक बात है। 20% लैंड थी, और फिर हमने पूरे टेंडर की प्रक्रिया को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद फिर हमने लैंड अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की। 1 साल का समय हमें लगा। हमने पूरी लैंड, जब 96% लैंड हम लोग खरीद लिए, फिर 2018 में शिलान्यास। हमने 2018 में, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला करके फिर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। लेकिन इसको याद रखना है कि 2016 दिसंबर 2016 में जिस कार्य का शिलान्यास हुआ था, उस कार्य में उस समय जो टेंडर इनका कुल खुला था वो हुआ था 15,200 करोड़ रुपए का। जी। 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर लंबा था। 15,200 करोड़ रुपए में वो एक्सप्रेसवे का सिविल कार्य होना था। जी। जब 2018 में, जुलाई 2018 में हमारी सरकार आती है, जी। तो 2018 में हमारी सरकार के आने के बाद यही कार्य हम लोग 11,800 करोड़ रुपए में कराते हैं। क्या बात है। 120 मीटर चौड़ा, 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। यूपी के अंदर वर्तमान में हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। जी। राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है। जी। और भारत सरकार के स्तर पर हमें 2 एक्सप्रेसवे दिए गए हैं। जी। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसका लोकार्पण हो चुका है, और जिसमें अभी 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी दिल्ली से मेरठ बाई रोड आए थे और फिर वापस बाई रोड। बहुत अच्छा एक्सप्रेस समय वे बहुत है। बचता है, मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने भी इस्तेमाल किया, बहुत जबरदस्त। 45 मिनट में पूरा किया गया, बहुत जबरदस्त। दूसरा अभी लखनऊ से कानपुर के बीच में एक नया एक्सप्रेसवे
ये भारत सरकार, ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार बना रही है। यूपी गवर्नमेंट बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बना रही है जी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना रही है जी, आजमगढ़ से जो जोड़ गंगा रहे हैं। गंगा हाँ वहाँ आजमगढ़ अम्बेडकर नगर हम्म, को लेते हुए संत कबीर नगर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जा रही है। गंगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो चुका है जी और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे ये 4-5 पे उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है। जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में अपनी चल रही हाँ, है। उसमें मेरी विशेष दिलचस्पी है क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ। हमारा अंतिम चरणों में उसका काम चल रहा है जी। ये एक्सप्रेसवे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। देखिए 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी जी। लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वो यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। यानी आप नेपाल से आएंगे तो भी वहां यूपी की स्थिति ऐसी थी, बिहार से चलते थे तो भी ऐसी स्थिति होती थी। आप जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली कहीं से आते थे सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। ये बात तो है। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई संपन्न की। हर तहसील मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की। मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई है। क्या करो, वे भी कर सकते थे लेकिन वे इस लायक नहीं थे। उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। वे अपने समय में गरीबों को मकान दे सकते थे। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था। लोहिया आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। अच्छा, केंद्र वाली जी। ये केंद्र और स्टेट दोनों की है जी। लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय भी दिया। हर गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाए। उस सामुदायिक शौचालय के साथ गांव की गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया। हर गांव में बीसी सखी को नियुक्त करने की कार्रवाई भी की। हर ग्राम सभा में एक ग्राम सचिवालय का निर्माण और एक ग्राम पंचायत सचिवालय सहायक के रूप में भी एक व्यक्ति को वहां पे रोजगार की व्यवस्था की जा सकती थी। उन्होंने नहीं किया क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये आप अभी गांव का जिक्र कर रहे थे, मुझे यात्रा के दौरान एक महिला प्रधान मिली, वो बड़ी नाराज थी आपसे। कह रही थी बताओ इतनी मेहनत करके प्रधान बने लेकिन एक 20 महिलाओं की और कमेटी बना दी है, सारे फैसले वही करती है, हमें लग रहा था हम अकेले फैसले करेंगे। तो ये विकेंद्रीकरण सोचा समझा था? देखिए हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पहले जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति को तहसील और जिले के अंदर जाना पड़ता था। आज हमने उसका केंद्र बिंदु गांव शौचालय तक सीमित करने की तैयारी कर रहे हैं कि गांव में ही गांव के लोगों को सुविधा मिले। पहले व्यक्ति को बैंकों में जाने के लिए 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। आज गांव में ही वीसी सखी की नियुक्ति कर दी। वही पैसा निकालने और जमा करने की कार्रवाई करेगी। हर बैंक से उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सभी ग्राम पंचायतों में हमने इस व्यवस्था को लागू किया है। तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी करना पड़ेगा और साथ साथ विकास की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा और तकनीक से उसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जुक्ति है। मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते ही वो एक चिंता कई बुजुर्गों ने जाहिर की सार्वजनिक संवाद में कि जो एक मर्यादा रहती थी एक दूसरे पर बात करते वक्त वो नहीं रहती है। जैसे अखिलेश यादव पर भी ये इल्जाम लगता है कि वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैची जीवी, चिलम जीवी। तो आपका क्या रुख रहता है जब आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां सुनते हैं? देखिए हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी है। हाँ, मेरे बारे में हर व्यक्ति जानता है। मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ। हाँ, इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है।
इन लोगों के कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज्यादा थे। तो ये कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है, हताश और निराश है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जनता उनको पहले खारिज कर चुकी है, 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी और 2022 में भी करने जा रही है। उनके समर्थक एक बात और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, इसमें उसमें। बोले 5 साल बीत गए, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई चल तो रही है, इसमें कई इंजीनियर जेल में गए हैं, बहुत सारे लोग जाने वाली की स्थिति रूप में। सिंह वगैरह और जो सब मामले दर्ज क्या क्या इनके समय के इंजीनियर नहीं है क्या? हाँ। अभी उनके बयान जब सीबीआई लेगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे ना, कौन कौन लोग और थे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आप गांव का जिक्र कर रहे थे, कृषि कानून रद्द हुए और इस पर बड़ी चर्चा हुई कि यूपी में विकट राजनीतिक असर ना हो, दुष्परिणाम ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा किया गया। आपको लगता है कृषि कानून वापस लेने के पीछे आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कही। उन्होंने कहा देखो, किसान हित में हम कानून लाए थे और देश हित में वापस ले रहे हैं। क्या बात है, नहीं लाइन अच्छी थी। संगठनों को सरकार समझाने में विफल रही, जिसके कारण लोगों ने एक जिद कर ली थी। लेकिन अगर जिद ही सही, अगर वे इसी से संतुष्ट होते हैं, हम इनको वापस ले रहे हैं, पर ये गलत डिसीजन। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। व्यापक किसान हित में आप इस बात को जानते होंगे कि 7 वर्ष के अंदर किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। 1947 से लेके 2014 तक आप उठा के देखें जी, किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद किसानों के हित के लिए जितना कार्य हुआ है, कोई सरकार उससे तुलना तो कर ले। कांग्रेस की 40 साल तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी। जी बिल्कुल। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर मिला। बिल्कुल। अगर इन सभी के कार्यकाल को जोड़ लें और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को जोड़ लें, 5 वर्ष इन पे हावी होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। जब आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दौरा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, आपके भी कई दौरे हुए हैं, तो गन्ना किसानों से खूब बातचीत हुई और अमूमन पत्रकार दे मिन्स वर्ड्स, पर मैं स्पष्ट कहूंगा कि गन्ना किसानों ने हमसे ये कहा कि पहले के मुकाबले पर्ची और भुगतान का सिस्टम बेहतर हुआ। पर एक बड़े वर्ग ने यह भी कहा कि ये जो बजाज की चीनी मिले हैं, ये नाश मारे हुए हैं। यही शब्द थे उनके। ठीक बोले। देखिए, बजाज ग्रुप की लगभग 15-16 चीनी मिले हैं जी, उनके अपने इशू हैं जी, लेकिन पहली बार हो रहा है जब समय से उनका भी भुगतान दबाव बना करके सरकार कर रही है, और उनके लिए हमने कानून भी एक बनाया है जी। सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में उनका जमा किया जाता है जी, और फिर किसानों के खाते में भेजा जाता है। अगर सरकार गन्ना मूल्य का भुगतान जो लेती भी है, वो चीनी जो भी उनकी बिकती है जी, उस सारी चीनी पर सरकार का अधिकार हो जा रहा है। सरकार फिर वो पैसा सीधे गन्ना किसानों के खाते में भेज रही है। आप देखें, 10 वर्ष में 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है जी, और हमारी सरकार यानी 5 वर्ष में 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करती है। कोई अंतर ही नहीं है क्या? बेटर हुआ है, और बेटर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें 20 से 22 महीने तो कोरोना कालखंड में जूझते हुए हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई, चीनी मिल भी चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी करवा रहे हैं। और वही किसान कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, और गन्ने का रेट आपने चुनावी वर्ष में जाकर बढ़ाया। गन्ने का रेट हमने 18 में भी बढ़ाया था, 10 रुपए बढ़ाया था सरकार में आते बढ़ाना चाहेंगे। गन्ने का रेट आप जितना मार्केट के उसके आधार पर ये सारी चीजें जुड़ती है जी, और उसका एक कैलकुलेशन करके ही हम बढ़ाते हैं, जिससे चीनी मिल, देखिए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, चीनी मिलें चले, चीनी मिल चलेगी तो गन्ना किसानों का गन्ना वहां जाएगा, गन्ना किसानों का गन्ना वहां जाएगा तो समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान होगा। अगर चीनी मिल ही गन्ना मूल्य देने की स्थिति में नहीं रहेंगी तो चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। जब चीनी मिलें बंद होंगी तो कहाँ गन्ना जाएगा, कहाँ गन्ना किसान जाएगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रख करके संतुलन भी बना रहे,
लेकिन साथ साथ गन्ना किसानों को लागत से अधिक दाम मिल सके, सरकार ने उसका एक फार्मूला अपनाया, उसके अनुसार हमने दाम भी बढ़ाया है। अच्छा, फार्मूले की बात जब आई तो एक फार्मूला है जो मेरठ से लेकर सहारनपुर के बीच डिस्कस हो रहा था कि भाजपा अंदर खाने जयंत चौधरी से भी बात कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समान मूल्य और विचारधारा के हर एक दल के साथ संवाद बनाती है और जो भी बीजेपी के साथ आना चाहता है और बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव भी लड़ता है, आगे भी बढ़ता है। वो तो लड़े हैं आपके साथ पहले भी। अपना दल हमारे साथ आज हमारा पार्टनर है, निषाद पार्टी आज हमारी पार्टनर है जी। और हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत चौधरी से कोई संवाद? देखिए, इधर तो जयंत चौधरी से कोई संवाद नहीं है, पर संभावना है भविष्य में। अब देखिए भविष्य की करत में, क्योंकि आप लोग तो साथ में लड़ चुके हैं पहले चुनाव। करो, बहुत सारी चीजें साथ चलती हैं, बहुत सारी चीजें कभी नहीं चलती है। मुख्यमंत्री जी, आप निषाद पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। जब मैं आपके पॉलिटिकल जर्नी को देखता हूं तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पड़ाव आता है। आपके एक धुर विरोधी थे जमुना निषाद। मेरे सामने ये आंकड़े हैं 98 के, 99 के। आपके गुरुजी आपको दायित्व सौंपते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, लगभग 26,000 का मार्जिन रहता है पहले चुनाव में 1998 में। 1999 में उन्हीं जमुना निषाद के खिलाफ वो मार्जिन आ जाता है 7,300 कुछ वोट का। और उसके 2-3 बरस के अंदर फिर आप हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं और फिर आपका मार्जिन वापस से लाखों में पहुंचने लगता है। और वो सर्कल एक पूरा होता है। गोरखपुर बाई इलेक्शन, निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद जीतते हैं और उसके बाद आप उनको अपने फोल्ड में ले आते हैं। क्या बातचीत हुई थी आपके और संजय निषाद के बीच जो ये गठबंधन हो गया? देखिए, निषाद पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है। हमें इस चीज को देखना होगा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी के समय में गोली चली थी जी। और गोरखपुर में इनके आंदोलन को जिस निर्ममता के साथ समाजवादी पार्टी ने कुचलने का कार्य किया था, मैनपुरी का अखिलेश निषाद मारा गया था वहां पे, संजय निषाद को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था जी। और जेल में इनके साथ जो अमानवीय अत्याचार हुए थे जी। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से उस समय उनके संकट के साथी कोई थी तो बीजेपी थी। हम लोगों ने उस समय उन्हें सपोर्ट किया था और उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, जो अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, उसके खिलाफ हम लोग खुल के लड़े थे। उस समय धरना प्रदर्शन में सहभागी बने थे, आंदोलन में भागीदार बने थे। और ठीक है, मैं बीजेपी से सांसद था, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता उस आंदोलन में उनका सहयोग करते थे। और अंततः उनको लगा कि भाई समाजवादी पार्टी ने तो धोखा दिया है, वो धोखा दे रही है, तो अंततः वो बीजेपी के साथ आज गठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। और हिंदू युवा वाहिनी, उसको लेकर भी बहुत सवाल। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी उस समय की परिस्थितियों में हम लोगों ने बनाया था जब सपा और बसपा के कालखंड में पूरा बॉर्डर क्षेत्र संवेदनशील हो चुका था, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर चुका था। तो उसने उस समय सुरक्षा के लिए और जन जागरण का एक बृहद अभियान अपने हाथों में लिया था और उस अभियान को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। ये संगठन अभी सक्रिय है? सक्रिय नहीं है, लेकिन हाँ, जहां तहां कुछ कार्यकर्ता अपने अनुसार जागरण का क्योंकि होर्डिंग लगी रहती है कई जगह और आपकी फोटो। कार्यकर्ता काम करते हैं, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सामाजिक संगठन काम करते हैं। एक मैंने दौरे में और चीज सुनी कि जो आलोचक हैं वो बोले कि साहब मुख्यमंत्री सक्रिय तो खूब है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री बनने के पहले संगठक के तौर पे वो पूरे प्रदेश में बहुत नहीं थे, तो हर जगह उनका फीडबैक सिस्टम नहीं है। और इसकी उलट थ्योरी लोग देते हैं कि नहीं, उनके हिंदू युवा वाहिनी के लोग हर जिले में हैं तो उनको फीडबैक मिल जाता है। देखिए, हमें फीडबैक देने की आवश्यकता ही नहीं है जी। मैं जनता से सीधे संवाद बनाता हूँ और जनता से मेरे संवाद का आधार मेरे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा माध्यम है। अच्छा, समय की कमी है, मैं 4 सवाल हैं मेरे और उसके बाद कुछ जनता के सवाल। गाय मैनेजमेंट, इसको लेके बहुत बात होती है। आप गोवध पे कानून लेके आए, फिर आपने गौशालाएं शुरू की, लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अपने क्षेत्रीय दौरों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, जिले के अधिकारियों की चिंता ये होती है कि मीडिया में बस ना छपे कि गौशालाओं की स्थिति क्या है, सर्दियों में गाय तो नहीं मर गई। और मैंने खुद कई गौशालाओं का दौरा किया, स्थिति अच्छी नहीं है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं बताते हैं,
तो वो बोले कि इसका जो प्रबंधन तंत्र है कि वित्त कहाँ से आए कहाँ जाए, वो अभी फिक्स नहीं हो पाया। आपके पास ऐसा फीडबैक है? देखिए, प्रदेश के अंदर हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा जी कि सरकार के संरक्षण में 7 लाख गोवंश निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में उनका लालन पालन हो रहा है। जी 1 लाख गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों के पास दे करके उनकी सेवा की जा रही है जी और लगभग 15,000 गोवंश ऐसी हैं जो पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित परिवारों को उपलब्ध करवाई गई हैं और जिसमें हर महीने सहभागिता योजना में भी हर गोवंश का 900 रुपये उस परिवार को दिया जाता है, हर गोवंश पे। जी पोषण मिशन के अंतर्गत निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक गोवंश उस परिवार को उपलब्ध कराया जाता है, जी तो वह परिवार 900 रुपये उस परिवार को भी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो योजनाएं चल रही हैं, जी ये योजनाएं उसी का हिस्सा है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 8.25 लाख गोवंश इस समय शासन के संरक्षण में जगह जगह उनकी सेवाएं की जा रही हैं और इसकी समीक्षा चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी स्वयं करती है, हर दिन करती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ब्लैकमेलिंग का भी माध्यम है जी कि जैसे हम जनपद की रिपोर्टिंग नेगेटिव लिखेंगे, उसके माध्यम से फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं पशुपालन विभाग को और उनको। इसमें मुझे लगभग 10 से 12 जगह ऐसे लोगों के स्ट्रिंगर के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी कि वो जिला प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए। हमने जांच करवाई, फिर मैंने शासन, उन्होंने कहा साहब ऐसी घटना नहीं घटी, फिर मैंने यहाँ शासन से टीम भेजी तो पता लगा साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने रिपोर्टिंग की थी, जी उसने कहा साहब गलती हो गई है। तो मैंने फिर पूछा भी क्यों ये कर रहा था, पता लगा कि ये दलाल यहाँ का पेशेवर दलाल है। तो हमने कहा इसको थोड़ा कुछ दिन जेल में भेज दो। ऐसे कुछ दलालों को भी हम लोगों ने इलाज भी किया है। लेकिन हाँ, चैलेंज भी है, ऐसा नहीं कि चैलेंज भी सड़कों पे आवारा पशु। मैं क्या करूं भाई, ये आज पहली बार तो हुआ नहीं जी बिल्कुल। और केवल यूपी में भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि केवल यूपी में हो, पूरे देश के अंदर आप जाइए, उत्तर से दक्षिण तक हर जगह मिल जाएगा। हमारी सरकार ने इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद कराए हैं, वो बंद चल रहे हैं और इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होने देंगे। अवैध तस्करी होती थी, वह नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया गया। हम अधिक से अधिक संख्या में निराश्रित गौआश्रय स्थल बनाएंगे, हमने किया है और इसमें निरंतरता बना करके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये ऑन वीडियो है कि भाजपा कार्यकर्ता बोले राव हमारे बाबा जी की सरकार बड़ी अच्छी है, लेकिन रात पूरी बीत जाती है खेतों में रखवाली करते हुए। अच्छे गांव खेत की रखवाली कोई करेगा तो खेत में अच्छी पैदावार भी होगी। अच्छा जी, मैनेजमेंट के देखिए भी जिक्र हुआ, कोविड मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। और इससे पहले कि ये कहा जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है, हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना और हमारे सामने हाईकोर्ट की वो टिप्पणियां भी हैं जो सरकार पर की गई उस दूसरी वेव के दौरान, ऑक्सीजन की कमी के दौरान। और हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर गांव में 1-2 कार्डियक एम्बुलेंस दीजिए। जी, क्या ये व्यवहारिक था? हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हर वार्ड में एक RT-PCR के लैब खोलिए। क्या ये व्यवहारिक था? जी। देखिए, जब व्यवहारिक धरातल की जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। सच्चाई क्या थी? कोविड प्रबंधन किसका अच्छा था? जी, यह देश और दुनिया ने फाइजर की वैक्सीन बनाने वाला, कोविड वैक्सीन बनाने वाला जी, फाइजर वैक्सीन का जो निर्माता है जी, वो इस बात को अमेरिका के लिए कहता है कि आपको कोविड प्रबंधन देखना तो यूपी के अंदर देखो, यूपी ने कैसे नियंत्रित किया है। जी। देखिए, यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर है। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। ठीक है। कोविड प्रबंधन का मानक क्या होना चाहिए? हम मीडिया की सुर्खियों में बने रहे या अधिक से अधिक लोगों की जान बचाएं? क्या सही, होना चाहिए? सही मैं अभी से पूछता हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान। यही होना चाहिए ना? बिल्कुल। जी। अमेरिका के अंदर मौतें हुई है 6.5 लाख और यूपी के अंदर मौत हुई है 22,900। आबादी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की आबादी लगभग बराबर है। 33 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है और यूपी की 25 करोड़ है। कोरोना प्रबंधन किसका अच्छा है? एक। दूसरा,
ब्राजील और यूपी की आबादी लगभग बराबर है। ब्राजील के अंदर कितनी मौतें हुई और यूपी के अंदर, हमारे लिए एक एक मौत दुखद है, हमारी संवेदना परिवारों के प्रति है। हर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हम या हमारा कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई पदाधिकारी जरूर गया। हमने कंपनसेशन में हर एक परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कोविड क्राइसिस में मैनेजमेंट किसका अच्छा है, ये दूसरा उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी, तीसरा है भारत के अंदर। जी, भारत के अंदर तो कानून सब पे बराबर लागू होता है ना। ठीक है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, महाराष्ट्र के 12 करोड़। यूपी से 8 गुना मौतें महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं। अब किसका अच्छा है, ये आंकड़े पर्याप्त हैं। WHO, नीति आयोग और दुनिया के अन्य संस्थाओं ने यूपी के कोविड प्रबंधन की स्वयं सराहना की है। और मुझे लगता है कि बाल की खाल निकालने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी बोल ले, सच्चाई जमीनी धरातल पर क्या है वो हर व्यक्ति जानता है। आप ये दावे कर रहे हैं, निस्संदेह यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पर इन सब के बीच जब आपके मंत्री का विधानमंडल में बयान आया ना कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, और वो सारी बाइट्स पीड़ित लोगों की, तो लोगों का ये कहना है मुख्यमंत्री जी कि ठीक है, आप स्वीकार तो करिए कि कुछ कमी रह गई। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये आपदा है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन की क्राइसिस क्या भारत के अंदर ही थी क्या? सेकेंड वेव के दौरान अमेरिका के अंदर भी ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, यूरोप के अंदर भी हुई, और सरकार ने उसके लिए तत्काल उस प्रकार के इंतजाम भी किए। जी। पहली बार एयरफोर्स के जहाज लगाए गए ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए, ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी नहीं, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि हम लोग दिखा क्या रहे हैं। हमें शमशान घाट की जलती हुई चिताएं दिखानी चाहिए कि हमें एक रिकवर होते हुए पेशेंट को दिखाना चाहिए। ये भी है। हमारी नेशनल ड्यूटी क्या है? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो जाएं? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को भूल जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। कि हम जलती हुई लाशों को दिखाएं, लोगों में उत्तेजना पैदा करें, बिल्कुल। लोगों के अंदर एक स्थिति को इतनी पैनिक बना दे कि हर व्यक्ति भयभीत हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक स्थिति थी। बिल्कुल। कि जब हम रिकवर लोगों के मनोबल को बढ़ाने के बजाय उनके मनोबल को दबाने का कार्य कर रहे थे। आई एग्री। और मुझे लगता है आपदा के समय हर एक व्यक्ति की ड्यूटी थी कि हम पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें। और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदेही के साथ काम किया गया, और पूरी जवाबदेही के साथ काम किया जा रहा है। चलिए, आई लीव दैट टू द ऑडियंस। एक सवाल जिसपे बहुत सारे के सारे 75 जिलों के नौजवानों ने घेर के रखा लल्लन टॉप को, सोशल मीडिया पर भी, वो है रोजगार। योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र। विपक्षी कहते हैं जरा इसका ब्रेकडाउन मांग लीजिए। नौजवान कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश हैं, यही लखनऊ में इको गार्डन में बैठे रहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने तक। कोई कह रहा है कि साहब आरक्षण में दुरुस्त नहीं हुए, कोई कह रहा है कि सरकार ने सुपर टेट का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं, 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। तो ये दो चीजें सामने आती हैं। 8-8, 10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं जी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत स्पष्ट करना चाहिए, कोई भी 8-8, 10 बार कोई मामला इस प्रकार का नहीं हुआ। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार, कौन से 8, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? पेपर लीक को लेके आप मुझे बताइए पहले, कौन 8 बार कौन से पेपर लीक? मैं वही पूरे आप बताइए ना, लेके आया हूँ। आप मुझे बताइए कब 8 बार पेपर लीक? 2019 में मुख्यमंत्री जी पीसीएस पेपर लीक होता है, एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अंजू कटियार के खिलाफ अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में नहीं कार्रवाई की गई थी, पेपर लीक के मामले में नहीं कार्रवाई हुई थी। आप गलत बयानी कर रहे हैं। अंजू कटियार के खिलाफ उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई थी जी। उस समय पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था। अव्यवस्था, कुप्रबंधन। कुप्रबंधन का मामला था, कुप्रबंधन में हमने कार्रवाई की थी जी। और जेल भेजा था हमने जी। जेल भेजा था बिल्कुल। तो ये पेपर सेट होने क्या के बात है। पहले जो अंदर की वो चल रही थी उसके बारे में हमने कार्रवाई की थी। क्या बात है।
और इस चीज को लेकर के कि आपने बिना किसी इस चीज को लेकर के देख करके किसी एक ऐसे दागी फर्म को आप ठेका देने जा मतलब रहे हैं याद है इसको, और कमाल है। मना करने के बावजूद आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है, इसलिए सरकार ने कार्रवाई की थी। मतलब योगी आपके सिस्टम बहुत गड़बड़ हो रखा है क्या पहले से? गड़बड़ था, हमने उसको दुरुस्त किया है। और जहां तक बात है नौकरी की बात, 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी है। हाँ, 1.5 लाख तो केवल पुलिस कार्मिक और पुलिस अधिकारियों को हमने नौकरी दी है। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की है, उच्च माध्यमिक और बेसिक शिक्षा में हमने नौकरी दी है। अलग अलग विभागों को अगर आप देखेंगे, इन सभी का मिला के 4.5 लाख से दी है, अधिक नौकरी हमने दी है। 1,61,00,000 नौजवानों को बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से रोजगार और नौकरी हम लोगों ने दी है। 60 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई में विभिन्न प्रकार के स्वतः रोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। और इसमें अब तो जो इस फील्ड में काम करने वाली नेशनल एजेंसियां हैं, उनके डाटा भी इस बात को आज प्रदर्शित करते हैं कि 2016 के पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश 16-17 में यूपी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% से अधिक था, आज जो 4% के आसपास है। ये डाटा, ये मेरे डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के और उन एजेंसियों के डाटा हैं जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। हाँ, कुछ मुद्दे पर जैसे टीटी की परीक्षा होनी थी, पेपर लीक हुआ, परीक्षा प्रारंभ होने के पहले हमने निरस्त किया और तह में गए जितने दोषी थे सबको उठा उठा करके जेल भेजा गया। मुझे ये भी मालूम है कि अभी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे इसमें कौन कौन से कोचिंग संस्थान इसके पीछे थे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब जगह हैशटैग चल रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं ना, जी। देखिए, होगा, हर व्यक्ति चाहता होगा सरकारी नौकरी प्राप्त कर सरकार की नौकरी भी निकलती है जी, सरकार जो भी करेगी ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ 4.5 लाख नौकरी में एक भी कोई भाई भतीजा बात की बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक भी नहीं कह सकता है कि जैसे पहले चाचा भतीजा और उनका पूरा गैंग उतर पड़ता था वसूली में, इन 4.5 लाख भर्तियों में कोई भी इस प्रकार की घटना ही नहीं हो सकती। ये शिक्षक उम्मीद करे कि अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी? नहीं, भर्ती की प्रक्रिया तुम आगे बढ़ा ही रहे, जी, और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से बनेगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर उस टीईटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चलती थी उससे। दुकानदारी चलती थी। अभ्युदय कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ होने से इनके दुकानें बंद हुई। हाँ, अभ्युदय की मैंने तारीफ सुनी फील्ड में। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपने बहुत कुछ तारीफ सुनी होगी। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ जहाँ बोलने की हिम्मत भी करनी चाहिए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो गन्ना किसान पे भी बोला, अभ्युदय पे बोला, क्या पे बोला। अभ्युदय कोचिंग ने बहुत सारे लोगों की उनकी दुकानें जो अनैतिक कृत्यों में लिप्त थी बंद हुई है जी। वे लोग इसके पीछे थे और उनमें हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपके तमाम राजनीतिक विरोधी हैं, नित नए चैलेंज, उनमें से एक आपके विरोधी हैं असदुद्दीन ओवैसी। लोग कहते हैं कि ये ओवैसी का समझ में नहीं आता है। अखिलेश यादव सीएम थे तो ओवैसी को यूपी में नहीं आने देते थे, मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ जी हैं तो वो हैदराबाद में तो ललकारते हैं लेकिन यहाँ भी खूब स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओवैसी जितना सक्रिय होंगे उतना ही भाजपा को फायदा होगा। कभी आपकी ओवैसी से मुलाकात हुई? आप दोनों लोग सांसद हैं। देखिए, सांसद के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। कभी नहीं। सांसद के रूप में आमने सामने भले ही मुलाकात हुई होगी, अच्छा, लेकिन कोई इस प्रकार की नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को कानून के दायरे में, संवैधानिक दायरे में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, इतना तय है कि कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। एक और नेता है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने उनको नेता बना दिया, इतना गिरफ्तार किया कि लोग जानने लगे उनको। क्यों कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये तो आप बताइए। और क्या अजय लल्लू नेता नहीं हो सकते? आपके पूर्वांचल से ही है, पुराने परिचित होंगे। आपको काहे इतनी चिड़ है कि पूर्वांचल ऐसे है तो नेता नहीं, मुझे पूर्वांचल चिड़ नहीं, अतिरिक्त प्रेम है। केसर गांधी जी से कभी मिले हैं आप? भाई, इस प्रकार की स्थिति आनी नहीं चाहिए। उनकी पार्टी उनको नहीं पहुंचती तो यहाँ बीजेपी में क्या कोई पूछेगा। अच्छा, प्रियंका जी से कभी मुलाकात है? नहीं, किस बात के लिए मुलाकात करनी? सार्वजनिक जीवन में कभी? कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है,
तो नारा दिया उन्होंने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और 40% टिकट लड़कियों को देंगे। ये बात है, उनको टिकट उतने टिकटार्थी मिले तो। अच्छा, मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं 10 बरस पहले, उनको लेकर Full कहाँ on बेइज्जती। बराबर नजर आ रही है भाजपा, क्या मुकाबले में नहीं मानते आप? देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी अनावश्यक किसी पे हमला भी नहीं करती है, किसी को टारगेट भी नहीं करती है। अगर किसी व्यक्ति फोकस्ड होनी है तो उसमें जिस व्यक्ति के जो चीजें होंगी उसके बारे में तो कोई बोलेगा। मायावती जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, प्रदेश की जनता को पसंद नहीं था, प्रदेश की जनता ने उनको हटा दिया, मामला समाप्त। बहुजन समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ रही है। सभी को अपने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कहां से विवाद का प्रश्न होता है? मुख्यमंत्री जी, आखिरी चरण, कू ऐप पर नौजवानों सवाल पूछे, एक एक लाइन में बस जवाब दे दीजिएगा। खुशबू एक लड़की है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स में मुख्यमंत्री जी ज्यादा लड़कियों को क्यों नहीं भर्ती करते, सामाजिक ढांचा सुधरेगा? देखिए 1947 से लेकर 2017 के बीच जितनी बेटियां पुलिस में भर्ती हुई थी उससे 3 गुना बेटियां भर्ती हुई हैं 2017 से अब तक जी। और हमने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। आज हम हर ग्राम पंचायत में महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनाती भी कर चुके हैं। क्या बात है। विवेक ने सवाल पूछा है कू ऐप पर कि बाकी नेताओं के बारे में बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है, मुख्यमंत्री के निजी जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। हमने पिछले ललन टॉप अड्डा में आपसे विन डीजल पे पूछा था, लोगों ने बड़ी रील चलाई। भजन सुनता हूँ। तो जैसे कभी आपसे एक्ट्रेस वगैरह मिलने आती है, यहाँ शूटिंग बहुत होती है फिल्म बंधु की, तो आपके अधिकारी आपको कुछ ब्रीफ तो देते होंगे ना कि मुख्यमंत्री जी इन्होंने इस फिल्म में काम किया है या कुछ? नहीं, जो आता है मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं। जैसे कंगना रनावत आई और कई लोग मिलने आए। उन्होंने अयोध्या में बहुत अच्छी फिल्म बनाई। एक उन्होंने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छी एक्टिंग देखी आपने? थी। मैं देख नहीं पाया, लेकिन हाँ मेरी इच्छा है कि चुनाव के बाद फुर्सत मिलेगी तो जरूर देखूंगा। कंगना जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मैंने जो उसका शॉट देखे थे बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने की थी। अच्छा। और वैसे भी वह बहुत बहादुर लेडी है, मजबूती के साथ अपनी बात को कहने की हिम्मत करती है। हाँ, कंट्रोवर्सी में भी खूब रहती है। कंट्रोवर्सी तो हर एक जो अच्छी बात है उसको कंट्रोवर्सी में, इस देश का एक तबका ऐसा जो उसको कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है। सरफराज अहमद आपके प्रदेश के नागरिक हैं, उनका सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि नोएडा में 50,000 से ज्यादा फ्लैट की परमानेंट रजिस्ट्री अटकी हुई है, मुख्यमंत्री जी बिल्डरों पे और सख्ती क्यों नहीं करते? देखिए इसमें बहुत सारी जगह बिल्डर और कुछ जगह होम बायर्स स्वयं रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते, सरकार उनकी रजिस्ट्री करना चाहती है। इसमें कुछ जगह बिल्डर्स ने अथॉरिटी के ड्यूज पूरे नहीं किए हैं, इसलिए बिल्डर पर दबाव बनाया गया है। कुछ मामले न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं और कुछ में होम बायर्स ने समय मांगा है। तो कुछ आप टास्क फोर्स वगैरह बना के टास्क फोर्स ऑलरेडी काम कर रही है, हमारी काम कर रही है, हमारे मिनिस्टर ने भी वहां कैंप किया, वो सब काम। क्या बात है। अंकिता ने सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी उपलब्धि के तौर पे बताते हैं और उपलब्धि है भी कि जो सरकारी विद्यालय है उनमें नामांकन बढ़ा है पिछली सरकारों के मुकाबले, तो फिर तो मुख्यमंत्री जी ये भी मानेंगे कि जब ज्यादा स्टूडेंट है तो ज्यादा टीचर्स की जरूरत है। आलोक ने भी यही कहा कि डबल बेंच का ऑर्डर है। 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके हैं जी, और भर्ती ही नहीं करना, उनकी ट्रेनिंग भी होना है। इसलिए जितनी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट खाली होंगे फिर नई भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये आपने अभी फिल्मों का जिक्र हो रहा था, अजय का सवाल है कि फिल्म सिटी कब तक बनके तैयार हो जाएगी? ये यूपी के हैं, मुंबई में काम करते हैं, हमारी अंतिम प्रक्रिया इसमें यानी हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी इसके शिलान्यास की कार्रवाई होने जा रही है। कई मुंबई के फिल्म डायरेक्टर ये पूछते हैं कि स्क्रिप्ट तो नहीं दिखानी पड़ेगी सरकार को पहले? नहीं, स्क्रिप्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ। हाँ, ये हम जरूर चाहेंगे जी कि उत्तर प्रदेश की परंपरा, संस्कृति, और देखिए फिल्म सिटी केवल यूपी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, दुनिया के लिए है जी। ये दुनिया का फिल्म सिटी बनेगा, सबसे अच्छा बनेगा अब तक का। और आपने तो कह दिया चुनाव के बाद फिल्म देखेंगे आप। मैंने कहा ना देखूंगा, मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। अरे यार, और मुझे और भी अयोध्या में बहुत सारी फिल्में बन रही है, मुझे लगता है उसको भी मैं जरूर देखूंगा। एक कल्पना का आखिरी सवाल कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार इतनी आक्रामक रहती है, तुरंत यूएपीए लगा दिया जाता है, रासुका लगा दिया जाता है और कोर्ट में ज्यादातर मामले टिकते भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता सबको दी है जी, लेकिन
वह कानून के दायरे में हो, संविधान के दायरे में हो। क्योंकि आपने पोस्टर लगवा दिए थे, फिर हाईकोर्ट की उस पर भी टिप्पणी आई। वह सार्वजनिक संपत्ति को जो जलाएगा उसके पोस्टर लगेंगे, आगे भी लगाएंगे। इसीलिए एक ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया था। ऑर्डिनेंस ने एक्ट भी बनाया है। जी चलिए, बहुत आप बढ़िया। सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरी बातचीत के बारे में, इस जमघट के बारे में, सत्ता के दावेदारों से सवाल के बारे में जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। ऑलराइट, वीडियो ओवर हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं यूएस के अंदर बैठ के ललन टॉप बहुत ज़्यादा देखता हूँ एंड आई टू बी ऑनेस्ट आई लाइक ललन टॉप। मैं किसी न्यूज़ मीडिया या कुछ देखने से बेटर है कि मैं ललन टॉप देखता हूँ। ललन टॉप ही मैं इसकी चुनावी जो भी होता है ना, एक चुनावी रैली क्या कहते हैं, आई थिंक जो इलेक्शन इनकी वीडियोस होती हैं जो बेसिकली ग्राउंड में जाके लोगों से पूछते हैं, वो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई एम जस्ट द फैन ऑफ दैट प्रोसेस। जो उनका पूरा वीडियो होता है, वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। एक आम जनता अपने सरकार के बारे में क्या सोचती है, मुझे वो पता चलता है एंड आई जस्ट लव दैट। क्योंकि एक नेता क्या सोचता है वो आपको ऑलरेडी पता है, एक स्पेशलिस्ट क्या सोचता है वो आपको ऑलरेडी पता है। आपको हमेशा एक चीज़ नहीं पता होती है, वो है आम जनता। आम जनता क्या सोचती है ये आपको कभी पता ही नहीं होता। और मैं अपने लाइव सेशन में या ओमेगल सीरीज़ में आपको यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक आम आदमी क्या सोचता है, चाहे वो रिलीजन को लेके हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे वो पाकिस्तान चाइना को लेके हो, या चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके हो। एक आम आदमी की पहुंच कहाँ तक है वो आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल वीडियो बहुत अमेजिंग थी। काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था, बोरिंग भी था बीच में कहीं। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन भी थे, लास्ट में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा फन सेशन भी हुआ। योगी आदित्यनाथ की मैं 90% बातों से मैं एग्री कर रहा था। आई कैन नॉट एग्री ऑन 100%, बट यस योगी आदित्यनाथ की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे बहुत इस बात को मैंने माना भी कि जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो एक मीडिया, एक समाज की जिम्मेदारी थी कि जब ऑलरेडी बहुत टेंशन है तो आप ऐसी चीज़ मत दिखाओ जिसके अंदर लोगों के अंदर गुस्से की, लड़ाई की भावना जागे या एक पैनिक क्रिएट हो समाज के अंदर, जो कि मीडिया ने वही करा। जबकि मीडिया को दिखाना चाहिए कि कितने लोग रिकवर हुए हैं, कितने लोग बचे हैं। ये मैं योगी आदित्यनाथ की बात से 110% एग्री करता हूँ। मीडिया का टाइम बहुत गंदा था। मीडिया को दिखाना चाहिए था कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, रादर देन कि शमशान की वीडियो दिखाना, कब्रिस्तान की वीडियो दिखाना। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। इवन दो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो रियलिटी थी, पर आप दिखाओ, पर आप ये भी दिखाओ कि कितने लोग रिकवर हुए हैं। आप ग्राउंड रियलिटी दिखाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, पर आप ये भी दिखाओ कि कितने लोग रिकवर हुए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं योगी जी की बात से मैं एग्री कर रहा था उस टाइम जी। और मुझे एक चीज़ इतनी अच्छी लगी योगी जी के बारे में कि उसको हर चीज़ के बारे में पता है, केस के बारे में। जब एक टू बी ऑनेस्ट, सौरभ द्विवेदी इज एन अमेजिंग जर्नलिस्ट। आई लव दिस गाय मैन। आई मीन मैं क्या बताऊं, अगर सौरभ द्विवेदी से कहीं मेरी मुलाकात हुई लाइफ में, मैं यही कहना चाहता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज जर्नलिज्म। अमेजिंग यार, बिल्कुल क्या मतलब एक होता है ना, फन तरीके से जर्नलिज्म करता है और इस बंदे को नॉलेज है कि ये क्या बात कर रहा है। और मुझे इस बात का मज़ा है कि योगी जी को भी 100% नॉलेज था कि ये क्या बोलने वाला है। तो जब उन्होंने कहा कि 8 चीटिंग के केसेस आए, उन्होंने कहा कौन सा वाला केस, तो उसने एक केस का नाम सुनाया, उसने कहा कि नहीं वो चीटिंग के केस में नहीं है, वो किसी और केस में है। आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, चलो ठीक है हम 100 बुराई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, बट एक बात के बारे में अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इसको हर चीज़ पता थी जो यूपी के अंदर हो रही है, छोटे से लेके बड़े से बड़े चीज़ को। एंड मतलब सल्यूट है उस चीज़ को यार,
सल्यूट है उस चीज़ को। मुझे आज भी याद है कि राहुल गांधी से किसी ने पूछा था कि आप क्या ये लाने वाले, तो राहुल गांधी ने कहा था ये होता क्या है, तो उसको वो तक नहीं पता था, पर इस टाइम में ही नोज एवरीथिंग। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। इवन दो ओवरऑल बहुत ही अच्छा इंटरव्यू सेशन था। बहुत टाइम हो गया था मुझे सौरभ द्विवेदी को देखे हुए, क्योंकि मैंने ललन टॉप देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं पहले देखा करता था, बट आई गो बैक अगेन और मैं इसको देखना शुरू करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अपनी राय रखना। ऐसी कोई और वीडियो आप चाहते हो कि मैं रिएक्ट करूं तो आप कमेंट में कोई भी कमेंट कर दो, उसको लाइक करते रहना। आप ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अगली वीडियो उस पर चाहते हो मैं रिएक्ट करूं। इंटरव्यू सेशन देना, ये स्पेशली पॉलिटिकल इंटरव्यू जो होते हैं मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ, वो है कंगना रनावत। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जो सौरभ द्विवेदी ने कहा कि शी लाइक टू बी इन कंट्रोवर्सी, तो मैं कहीं ना कहीं उस बात से एग्री करता हूँ कि कंगना रनावत को कंट्रोवर्सी में रहना ज़्यादा पसंद है रादर देन, तो मैं तो इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। एंड मुझे लगता है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी तभी स्टार्ट करती है जब उनकी कोई नई फिल्म आने वाली होती है। सो वेन एवर इज अ न्यू फिल्म इज अबाउट टू कम, शी विल कम एंड से समथिंग ताकि कंट्रोवर्सी में आ जाए एंड देन उनकी फिल्में हिट हो जाए। बाय द वे एनीवे, अगर आपको जो भी फीडबैक देना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके देना। मैं इसके डालने के कुछ घंटे बाद एक ओमेगल सीरीज़ डालूंगा जहां पे मैंने यूपी के एक आजमगढ़ के लड़के से बात करी कि बीजेपी सरकार कैसा कर रही है। ये आपको सुनने को मिलेगा एक यूपी के आजमगढ़ के लड़के के मुंह से कि कैसी कर रही है, क्या कर रही है और वहाँ की लोग किसको देखती है अगला आने वाला पावर में आजमगढ़ को लेके। एनीवे, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।